बात करते हैं हमारे कर्टन रेजर की। आज वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे साथ सुर्खियों में हैं, आपको देखना बहुत जरूरी है, जिनको लेकर आज हम डिटेल रिपोर्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्या एक सिनवार के चक्कर में नेतन्याहू 21 लाख लोगों की जान ले लेंगे? क्या है ये बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे। फिर आज पुतिन ने अमेरिका की टेंशन मिडिल ईस्ट में कैसे बढ़ाई? 4 सुखोई की सुरक्षा में पुतिन के यूएई दौरे की इतनी चर्चा क्यों है? तीसरी खबर, दुनिया को परमाणु धमकी से डराने वाला किम जोंग फूट फूट कर क्यों रोया? प्योंगयांग का ये वायरल वीडियो दिखाएंगे आपको। चौथी खबर, आज संसद में क्यों गूंजा पीएम मोदी के किस फैसले से बड़ी पाकिस्तान की टेंशन? और पांचवी खबर, क्या शिवराज और वसुंधरा सीएम नहीं बनेंगे? 3 राज्यों में नए चेहरे वाला बीजेपी का ये नाव सुर्खियों में क्यों? इन सभी खबरों के बीच गाजा युद्ध का आज 61वां दिन है। 61वें दिन दक्षिणी हिस्से से बड़ी खबर आई है। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल का फोकस अब दक्षिण गाजा पर। पिछले 4 दिन से वो यहां के खान यूनिस में भीषण हवाई हमले कर रहा है। आज इन हमलों का मकसद पता चल गया है। यह मकसद हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार से जुड़ा हुआ है। आईडीएफ ने उसे खान यूनिस के खास हिस्से में घेर लिया है। यह विस्फोटक खबर बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। उससे पहले दक्षिण गाजा में हमले पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि सवाल बड़ा है कि इन हमलों के बाद दक्षिणी गाजा में रहने वाले 21 लाख लोगों का अब क्या होगा? क्या एक सिनवार के चक्कर में 21 लाख आम फिलिस्तीनी लोग अब मारे जाएंगे? क्या एक सिनवार के चक्कर में दक्षिणी गाजा में नेतन्याहू 21 लाख लोगों का नरसंहार करेंगे? ये रिपोर्ट। उत्तरी गाजा को कब्रिस्तान बनाने के बाद इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा में कोहराम मचा रही है। बीते 5 दिन से खान यूनिस इलाके में इजराइल की वायुसेना भीषण बम वर्षा कर रही है। कई इमारतें इन हवाई हमलों में जमींदोज हो चुकी हैं। एयर स्ट्राइक में कितनी ही जानें जा चुकी हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के हवाले से खबर है कि बीते 24 घंटे में ही इजराइल ने पूरे गाजा में 250 अटैक किए। ऐसी जानकारी है कि इन हमलों में 109 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण गाजा में 50, सेंट्रल गाजा में 18, नॉर्थ गाजा में 11 और गाजा सिटी में 30 लोग मारे गए हैं। कल रात हुए सीरियल हमले के बाद दक्षिणी गाजा का खान यूनिस कैसे दहला, ये वीडियो इसकी भयानक कहानी कह रहा है। दूर तक नजर दौड़ाएंगे तो भी शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जो सही सलामत दिखेगी। ये दक्षिणी गाजा में उस खान यूनिस का हाल है जहां आईडीएफ ने लोगों से इलाका खाली करने को कहा है, उन्हें राफा जाने को कहा है। लेकिन मुसीबत यह है कि 2,80,000 की आबादी वाले राफा में पहले से ही करीब 5 लाख लोग मौजूद हैं। ऐसे में दक्षिणी गाजा के लाखों लोग राफा में कैसे रहेंगे? एक अनुमान के मुताबिक दक्षिणी गाजा की आबादी पहले से ही 12 लाख है। करीब 9 लाख के आसपास लोग उत्तरी गाजा पर हमले के बाद पलायन करके यहां आए थे। तब से वो यहां कैंपों में रहने को मजबूर हैं। जानकारों की माने तो इस लिहाज से यहां की आबादी इस वक्त करीब 21 लाख है और इन 21 लाख लोगों पर दिन रात हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये सभी राफा जा नहीं सकते। फिर बचता है मिस्र देश, जहां इन्हें शरण मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी। लेकिन यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर है कि यहां की अल-सीसी सरकार ने शरणार्थी संकट को भांपकर बॉर्डर पर पहले से ही कंक्रीट की ऊंची दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि लाखों शरणार्थी मिस्र में ना घुस पाएं। इसके बाद गाजा का मैप देखें तो तीसरी जगह बचती है भूमध्य सागर, जो कहीं से भी महफूज नहीं। तो सवाल फिर से वही है, दक्षिणी गाजा के इन 21 लाख लोगों का अब क्या होगा? क्या नेतन्याहू दक्षिणी गाजा पर हमले के लिए इन 21 लाख लोगों का नरसंहार करेंगे? इजिप्ट भले ही बॉर्डर पर कंक्रीट वॉल बनाकर शरणार्थियों को रोकने की कोशिश में हो, लेकिन इजराइल क्या चाहता है यह भी देखिए आप जरा। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बीच उसका एक मकसद साफ होता दिखाई दे रहा है। यह देखिए अब आप, इजराइल ने ठान लिया है कि हमास लड़ाकों के बहाने गाजा के लोगों को मिस्र में मौजूद सिनाई इलाके में भेज दिया जाएगा। इसी चैनल ने आपको इसी वक्त आज से करीब कम से कम 20 दिन पहले यह खबर बताई थी। पहले उत्तर और अब दक्षिण गाजा तक इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। इस वक्त गाजा में 2 सेफ एरिया हैं। उत्तरी गाजा की सीमा के पास 2.5 किलोमीटर के इलाके में इजराइल ने गड्ढा खोद दिया है। दक्षिण से उत्तर जाने पर पाबंदी लगाने का उसका एक ही मकसद है, दक्षिण गाजा में मौजूद सेफ एरिया तक लोगों को इकट्ठा करने के पीछे नीचे बने अंडरग्राउंड का पता लगाना, जो धरती के अंदर ही अंदर सिनाई इलाके में निकल जाती है। कायदे से हमास की एक सुरंग और उसमें मौजूद लड़ाकों का खात्मा ही इजराइल का टारगेट है।
दक्षिण गाजा में इस वक्त रहने वाले 21 लाख लोगों के ऊपर मौत मंडरा रही है, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। उसका नाम है याह्या सिनवार, जो कि छुप कर बैठा है चूहे की तरह। हमास का डिप्टी चीफ है ये, जिसके बारे में आईडीएफ का दावा है कि उसे दक्षिण गाजा में घेर लिया गया। लेकिन दक्षिण गाजा में कहां पर घेरा है? वो अकेला है या उसके साथ कई और लोग भी हैं? क्या याह्या सिनवार का अंतिम समय करीब है? क्या याह्या सिनवार अब मारा जाएगा? ऐसे कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट। आईडीएफ ने भीषण हमलों में गाजा में हमास को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। आईडीएफ ने जानकारी दी कि नॉर्थ गाजा में दर्जनों हमास कमांडर ढेर किए। इनमें से मारे गए 5 कमांडर्स की तस्वीर भी जारी की। मारे गए कमांडर्स में एरियल डिवीजन का हेड भी शामिल है। लेकिन आईडीएफ का अंतिम लक्ष्य हमास का डिप्टी चीफ याह्या सिनवार है। आईडीएफ दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। ये जानकारी देने से पहले बता दें कि आईडीएफ ने हमलों का तीसरा चरण शुरू कर दिया है और आईडीएफ प्रमुख हारजी हालेवी ने बताया है हमास के गढ़ के आसपास सेना पहुंच चुकी है। हर हमले का टारगेट हमास और याह्या सिनवार ही है। מהו הקלף המרכזי שיש לנו כדי להחזיר את החטופים? הקלף הזה הוא המאמץ המלחמתי, התמרון הקרקעי שלנו. המאמץ המלחמתי נתמך על ידי המאמץ ההומניטרי. צריך להבין את זה. הוא נתמך משום שאנחנו, אנחנו עומדים בחוקי המלחמה. אנחנו גם יודעים שאם תהיה קריסה, מגפות, מחלות, זיהום מי תהום וכולי, הדבר הזה יעצור את הלחימה. אנחנו מבינים את זה. याह्या सिनवार गाजा पट्टी में हमास का पूरा ऑपरेशन संभालता है। मोहम्मद दाइफ के साथ 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। खुफिया रिपोर्ट है कि उसने खान यूनुस के दैर अस-सलाम में ठिकाना बना रखा है। दैर अस-सलाम अस्पताल के नीचे सुरंग में सिनवार के छिपे होने की सूचना है। इजरायली फोर्सेज ने दैर अस-सलाम अस्पताल के करीब हमले तेज कर दिए हैं। यहाँ की हर टनल को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। सिनवार एक नहीं कई वजहों से इजराइल के टारगेट पर है। कहा जाता है कि इजराइल हमास में सीजफायर भी इसी की वजह से टूटा था। हमास की कैद से छूटकर आए बंधकों ने बताया था कि सिनवार ने उनसे एक सुरंग में आकर मुलाकात की थी। लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस के हवाले से अब नई खबर ये है कि सुरंग में सिनवार ने बंधकों को अपनी ढाल बनाया हुआ है। वो एक इजरायली परिवार के साथ है। अपुष्ट खबरें ये भी हैं कि उसके साथ मारवान इस्सा और मोहम्मद दाइफ भी सुरंग में छिपे हैं। ऐसे में अगर इजराइल की सेना सिनवार तक पहुंच गई तो उसके हाथ दाइफ के रूप में एक बड़ी लॉटरी भी लग सकती है। एक साथ कई बड़े लीडर्स का खात्मा हो सकता है। इजराइल को लगता है कि उसने अगर हमास की सभी सुरंगों का नाश कर दिया तो हमास का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अब वो युद्ध के तीसरे चरण में वाटर बम भी इस्तेमाल कर रहा है। यह वाटर बम कैसे हमास की सुरंगों का काल बन सकता है? सिनवार इस नए किस्म के ऑपरेशन से सबसे ज्यादा बेचैन। दावा है खान यूनुस के अस्पताल की सुरंग में सिनवार छिपा है और सिनवार को बिल से निकालने के लिए आईडीएफ ने अब वाटर बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गाजा भूमध्य सागर से लगा हुआ इलाका है। समंदर का अथाह पानी अब इजराइल का नया हथियार है। युद्ध के तीसरे चरण में इजरायली फोर्स इसी पानी का इस्तेमाल हमास की सुरंगों के खिलाफ कर रही है। ये वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया है और जानकारी दी है कि अल शदी कैंप के पास उसने ऐसे 5 विशाल वाटर पंप लगाए हैं। यहाँ के समंदर से पानी खींचकर वो सुरंगों में भर रही है। सुरंगों में हजारों क्यूबिक मीटर पानी भरे जाने का प्लान है। आईडीएफ का दावा है कि 7 दिन में हमास के सभी टनल समुद्री पानी से भर जाएंगे और तब हमास लड़ाके बिल से बाहर निकलने को मजबूर होंगे। 800 टनल्स ऐसे अभी भी बाकी हैं जिनको ध्वस्त करना बाकी है और उसी में हथियार, गोला बारूद और लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। लिहाजा एक बड़ा प्लान लेकर आईडीएफ अब ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। वो प्लान ये है कि समुद्र यानी मेडिटेरियन सी से पानी के बड़े बड़े पंपों के द्वारा मेडिटेरियन सी से पानी लिया जाएगा और इन टनल्स में भर दिया जाएगा और पूरे गाजा के इलाके में बाढ़ आ जाएगी। गाजा में जब युद्ध नहीं शुरू हुआ था तब ऐसी खबरें थी कि यहाँ हमास की 2500 सुरंगें हैं। युद्ध के करीब 50 दिन बीत जाने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने 500 टनल को नष्ट कर दिया है, यानी अभी भी 2000 सुरंगें एक्टिव हैं। वाटर अटैक के दौरान इन सभी सुरंगों में जब पानी भरा जाएगा तब इनमें से बाहर निकले लड़ाके आईडीएफ का शिकार बनेंगे। लेकिन गाजा के आम लोगों को इससे कैसे नुकसान होगा, पर्यावरणविदों की नजर से इसे 2 पॉइंट में समझिए।
टनल में समुद्र का खारा पानी छोड़ने से ग्राउंड लेवल में मौजूद मीठा पानी खराब हो जाएगा। सुरंग में मौजूद पानी की पाइपलाइन टूट जाने से खारा पानी मीठे पानी में मिलेगा, जिससे गाजा में भीषण जल संकट होगा। जानकारों की माने तो इसका खामियाजा कई पीढ़ियां भुगतेंगी। तो आखिर ये वाटर बम है क्या? देखिए हो क्या रहा है। समंदर के पानी को टनल्स के अंदर पंप इन किया जा रहा है। जितनी भी सुरंगें हैं उनका एक इनलेट ढूंढा जा रहा है। सुरंगों के अंदर हो सकता है आईडीएफ घुसना ना चाहे, तो वो प्रेशर से पंप के जरिए समंदर का पानी सुरंगों में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उसी के दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें होगा क्या? सुरंगों के अंदर पानी भरता जाएगा। यही काम इजिप्ट ने आज से कई साल पहले किया था। यही काम इजिप्ट ने आज से कई साल पहले किया था। दो चीजें होंगी इससे, एक सुरंग जो है वो बंद हो जाएगी, दूसरी सुरंग के अंदर जो भी छिपे हुए हैं यकीन मानिए वो बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और तीसरी चीज, सुरंग पानी जब समंदर का सुरंग के अंदर जाएगा तो वो सुरंग आने वाले समय में कभी भी यूज करने लायक बचेगी ही नहीं। हालांकि कुछ सुरंगें ऐसी हैं जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो समंदर के अंदर ही खुलती हैं। अब उसके लिए क्या तरीका है वो भी आईडीएफ सोच रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास और इजराइल में छिड़ी इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित है, बल्कि इसका दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब इसकी चपेट में पूरे यूरोप के आने की आशंका है। कुछ दिनों बाद ही क्रिसमस है, ईसाइयों के लिए मौका है जब पूरे यूरोप में जश्न है। लेकिन इसी दिन के इंतजार में आतंकी भी बैठे हैं और अलर्ट यह है कि जब यूरोप के लोग खुशियां मना रहे होंगे तब वहां कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ। उस दिन भी लोग म्यूजिक फेस्टिवल में डूबे हुए थे, तभी हमास के लड़ाकों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया था। क्या गाजा युद्ध की आग में अब यूरोप झुलसेगा? क्या क्रिसमस पर यूरोप दहलने वाला है? अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की कोशिश है कि इजराइल हमास जंग का दायरा मध्य पूर्व से बाहर ना फैले, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। अब इस युद्ध का शिकार यूरोप भी हो सकता है। इसी महीने भीषण आतंकी हमले का खतरा है। गाजा युद्ध से अरब जगत में खासी नाराजगी है। इसी बीच यूरोपियन यूनियन की गृह मामलों की कमिश्नर युल्वा जॉनसन ने आशंका जताई है कि क्रिसमस पर यूरोप के किसी बड़े शहर में टेरर अटैक हो सकता है। There is a huge risk of terrorist attack. ये हमला लोन वुल्फ अटैक हो सकते हैं। क्रिसमस के जश्न में घुसकर कोई संदिग्ध हथियारों से हमला कर सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। With the war between Israel and Hamas and the polarization it causes in our society, with the upcoming holiday season, there is a huge risk of terrorist attacks in the European Union. We saw recently in Paris, unfortunately we have seen it earlier as well. We will now make available additional 30 million euros for protection of, for example, places of worship in this situation. यूरोपियन यूनियन की चेतावनी बताती है कि गाजा वॉर से यूरोप में हाहाकार मच सकता है। पूरे यूरोप में क्रिसमस पर अतिरिक्त अलर्ट है। हाल के दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा यूरोप के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली गई, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। कुछ जगह हिंसक झड़पें भी हुई थी। ऐसे में इस अलर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बता दें कि हमास के खिलाफ युद्ध में पश्चिम इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका के साथ कई देशों की सेना मिडिल ईस्ट में डेरा डाले हुए है। अब आपको बता दें कि आखिर कैसे इजराइल हमास युद्ध से यूरोप में खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे की आशंका कैसे जताई गई है। ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। पिछले हफ्ते पेरिस में जर्मन टूरिस्ट पर हमले के बाद खतरे का अलार्म बजा। यह हमला आईएस से जुड़े संदिग्ध ने किया था। पेरिस की इस घटना का जब विश्लेषण किया गया तब यह अलर्ट यूरोपियन यूनियन ने जारी किया। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये चेतावनी दी गई है कि हमला चरमपंथी विचारधारा से प्रभावित लोग कर सकते हैं, जो लोन वुल्फ अटैक की शक्ल में होगा। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच आज अमेरिका से यूरोप तक पूरी दुनिया की नजर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पर टिकी।
पुतिन ने मिडिल ईस्ट पे यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरे का मतलब क्या है? ये खबर दिखाने से पहले आपको वीडियो दिखाना जरूरी है जब पुतिन फाइटर जेट्स की सुरक्षा के घेरे के बीच अपने प्लेन में सवार होकर यूएई पहुंचे थे। इस वीडियो से दो चीजें पता लगती हैं। पहला तो जॉन एफ कैनेडी की बहुत पुरानी कहावत, सिक्योरिटी ऑफ अ मैन शोज हाउ इनसिक्योर ही इज। एक इंसान की सिक्योरिटी से पता लगता है कि वो कितना इनसिक्योर है। और दूसरा, ये जो आपने देखा, ये थी पुतिन की शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी पुतिन की अपनी ताकत दिखाने की कोशिश। पुतिन वैसे किसी से इनसिक्योर नहीं है। पुतिन इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, वो खुद इनसिक्योर नहीं होते हैं। लेकिन पुतिन के मिडिल ईस्ट पहुंचते ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजराइल हमास युद्ध को आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 651 दिन पूरे कर चुका है। दोनों जंगी मैदान में दुनिया तबाही और विनाश का भीषण दौर देख रही है। अब सवाल यह है कि क्या महायुद्ध की घड़ी नजदीक आ गई है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया। पुतिन यूएई और सऊदी अरब पहुंचे और कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब 14 दिसंबर में सिर्फ 8 दिन का वक्त बाकी। 14 दिसंबर वो तारीख है जब पुतिन यूक्रेन युद्ध में कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पुतिन देश को संबोधित करने वाले, रूस की जनता से संवाद करने वाले। 14 दिसंबर को लेकर अमेरिका और यूरोप भी आशंकित हैं। इस बीच दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता, ने कहा है कि हम अभी भी कीव से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में पुतिन का मिडिल ईस्ट आना और रईसी का रूस जाना, इन यात्राओं की टाइमिंग दुनिया को डरा रही है, कुछ सवाल खड़े कर रही है। क्या गाजा जंग और यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने वाला है? क्या रूस ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट से अमेरिका को बाहर करने वाले हैं? क्या रूस ईरान इजराइल अमेरिका के खिलाफ हमास को हथियार में मदद करने वाले हैं? इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में अब दक्षिणी गाजा विनाश का एपिसेंटर बन रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में सर्दियों के शुरू होते ही भीषण ड्रोन युद्ध चल रहा है। क्रीमिया ब्रिज को फिर दहलाने की कोशिश हो रही है। दोनों युद्ध अलग अलग रणभूमि और अलग अलग देश और संगठनों के बीच लड़े जा रहे हैं, लेकिन दोनों जंग के बीच एक फैक्टर कॉमन है, और वही फैक्टर दुनिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। ईरान एक तरफ इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस को ड्रोन समेत कई हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसी ईरान के राष्ट्रपति गाजा युद्ध के 62वें और रूस यूक्रेन युद्ध के 652वें दिन मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को में रईसी पुतिन के बीच क्या होने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन रईसी के दौरे से पहले ही मिडिल ईस्ट से एक बड़ा संकेत उस वक्त मिल गया जब पुतिन ने मिडिल ईस्ट के दो देशों यूएई और सऊदी अरब की धरती पर कदम रखा। अब सवाल यह है कि पुतिन का यूएई और सऊदी अरब आना और रईसी का रूस जाना संकेत आखिर क्या है? रूस ईरान के रिश्ते पहले से ही जग जाहिर है। अब पुतिन ईरान के साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे बड़े देशों यूएई और सऊदी अरब को साधने में जुटे हैं। पुतिन का मकसद मुस्लिम और अरब वर्ल्ड के बीच अमेरिका के दबदबे को कम करना है। कह सकते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से आउट करना है। एक तरफ पुतिन अमेरिका को मिडिल ईस्ट में घेर रहे हैं, दूसरी तरफ हो सकता है कि वो अरब देशों से हमास को समर्थन बढ़ाने पर बातचीत करें, क्योंकि पुतिन लगातार गाजा में जारी इजरायली हमलों का विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं।
अगर अरब देश पुतिन की बात मान गए तो इजराइल हमास युद्ध का बड़े पैमाने पर विस्तार हो जाएगा, जो दुनिया में महायुद्ध या विश्व युद्ध का खतरा बढ़ाएगा। आज पुतिन मिडिल ईस्ट गए, कल रईसी रूस जाएंगे। संकेत क्या मिल रहा है? मॉस्को में कैस्पियन सागर समिट है। गाजा जंग, मॉस्को में कैस्पियन सागर समिट है। यहां पर ये देखिए, अब मैं आपको जो फैक्ट्स दिखा रहा हूं, मिडिल ईस्ट में पुतिन और रईसी का रूस दौरा। ये जो फैक्ट्स हैं इनको देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएई सऊदी अरब से फिलिस्तीन हमास को मदद पर चर्चा। दूसरी तरफ मॉस्को में कैस्पियन सागर और समिट में गाजा यूक्रेन युद्ध पर चर्चा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए, पुतिन की मुस्लिम देशों के साथ यूएस के खिलाफ रणनीति। ईरान रूस के बीच हथियारों की डील पर समझौता संभव है। ये देखिए, पुतिन का मुस्लिम देशों को साधना यूएस के खिलाफ कारगर होगा। रूसी हथियार ईरान को मिलने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा। इस सब के बीच में जो जानकारी आ रही है वो ये है कि सोचिए जरा, पहले ओआईसी की इमरजेंसी बैठक, ईरान और सऊदी अरब का नजदीक आना। अब आप इन फैक्ट्स को देखिए, ओआईसी की बैठक, ईरान और सऊदी अरब का नजदीक आना, उसके बाद एकाएक सीज फायर होना, फिर सीज फायर के दौरान कतर को इजराइल की धमकी देना, फिर उसके बाद हूती का रेड सी पर अटैक करना, नॉन स्टॉप अटैक करना। कहा जाता है ईरान के हथियारों से उसने अटैक किया है। फिर उसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होना। इस बीच पुतिन का मिडिल ईस्ट जाना और ईरान का रूस जाना। अब कुछ समझ में आया आपको? कहां हैं वो साहब जो आज ये कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव नहीं लड़ा तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा? जो बाइडेन, कहां है अमेरिका? द गेम मेकर। गेम मेकर अब पुतिन दिखाई दे रहे हैं। पुतिन ऐसे वक्त में मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिन अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि चाहे जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ हो या नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग, दोनों को रूस के खिलाफ करीब 2 साल से चल रहे युद्ध में रूस के हाथों हार का डर सता रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस का Su-24M विमान मार गिराने का बड़ा दावा किया है, लेकिन जेलेंस्की ने लास्ट मोमेंट पर अमेरिका में अपना एक एड्रेस कैंसिल कर दिया। ठंड के आगाज और बर्फबारी के बीच आर्टिलरी के साथ लड़ना यूक्रेनी फोर्सेस के लिए मुश्किल हो गया है। इस मौसम ने पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन युद्ध का मौका दिया है। ईरान से मिले शाहिद जैसे ड्रोन के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के इलाकों को दहला रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 48 में से 41 ड्रोन मार गिराए गए हैं। सर्दियों की शुरू होते ही यूक्रेन युद्ध जमीन से ज्यादा हवा में लड़ा जा रहा है। यही कारण है कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ बढ़त हासिल कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास ना रूस जैसे घातक ड्रोन हैं और ना ही लंबी दूरी की मिसाइल। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की मदद से रूस का Su-24M फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि अब तक इसका कोई वीडियो सामने नहीं आया है। अमेरिका से भी यूक्रेन के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बाइडेन प्रशासन से मदद मिलने में अड़चनें आ रही हैं। यूएस कांग्रेस से मदद को मंजूरी मिलने में देरी हो रही है। इस बीच बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन की मदद न करना पूरी तरह मूर्खता है, ये अमेरिका के हितों के खिलाफ है, ये पूरी तरह गलत है। दूसरी तरफ जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने आशंका जताई है कि यूएस कांग्रेस में जिस मदद पर चर्चा हुई है, अगर वो स्थगित कर दी जाती है तो ये बड़ा खतरा होगा। हम आज की तरह एक जैसे हालात होंगे, ऐसे में बढ़त हासिल करने में मुश्किल होगी, साथ ही युद्ध हारने का बड़ा खतरा होगा। इस बीच जेलेंस्की ने आखिरी वक्त में यूएस लॉ मेकर्स के सामने अपना भाषण रद्द कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद से हाथ खींच रहा है, या बाइडेन को एहसास हो गया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध हारने वाला है। अब खबर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की, जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस बार किम ने अपनी मिसाइलों से या फिर अपनी सैटेलाइट ताकत से सुपर पावर को डराने की कोशिश नहीं की है।
ना ही उसने प्रेसिडेंट बाइडेन को एटमी धमकी दी है। तो सवाल है कि फिर किम ने क्या किया है। पहली बार तानाशाह किम जोंग रोता नजर आ रहा है, उसके आंखों से आंसू बहते नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो ये देखिए, आप हर फ्रेम को देखिए, सरेआम सिर झुकाए किम जोंग रो रहा है, जो कि न जाने कितने लोगों को एग्जीक्यूट करवा चुका है। पन्ने पलट रहा है, कभी हाथों से तो कभी रुमाल से आंसू पोंछ रहा है, और ये सब भरी सभा में हो रहा है, सार्वजनिक मंच पर हो रहा है। लेकिन किम के आंसू देख उत्तर कोरियाई महिलाएं भी खुद को नहीं रोक पाई। आप वीडियो देख सकते हैं, एक तरफ जहां मंच पर किम रो रहा है, दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठी उत्तर कोरिया की महिलाएं भी रो रही हैं। एक तरफ किम अपने आंसू पोंछ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की महिलाएं भी खुद के आंसू पोंछती नजर आ रही हैं। हजारों महिलाओं से भरे स्टेडियम का माहौल बेहद इमोशनल है। अब सवाल है कि ना तानाशाह किम जोंग क्यों रो रहा है? तानाशाह किम के साथ महिलाएं क्यों रो रही हैं? क्या किम उत्तर कोरिया के भविष्य को लेकर डरा हुआ है? इसलिए किम जोंग का वो डर है जिसे प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक महसूस कर चुके हैं। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे, ये रिपोर्ट तक। प्योंगयांग के स्टेडियम में जब तानाशाह किम जोंग की एंट्री हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अगले पल ऐसी तस्वीर दिखेगी। दुनिया को दहलाने डराने वाला किम जोंग सरेआम रोता, बिलखता और आंसू बहाता दिखेगा, वो भी इस कदर के पूछिए मत। क्योंकि बाद में इस स्टेडियम में सिर्फ किम जोंग ही नहीं रो रहा था, बल्कि वहां मौजूद हजारों महिलाएं किम की तरह रो बिलख रही थी, खुद के आंसू पोंछ रही थी और भावुक हो रही थी। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो ये जानने के लिए किम की भावुक अपील भी सुन लीजिए। जब सभी माताएं ये समझ लेंगी कि कई बच्चों को जन्म देना देशभक्ति है, तभी एक शक्तिशाली समाजवादी देश बनाने का हमारा लक्ष्य आगे बढ़ पाएगा। इस भावुक अपील के बाद पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। महिलाएं अपनी सीट से उठकर देर तक तालियां बजाती रहीं और किम सबसे बैठने के लिए इशारा करता रहा। किम ने इस कार्यक्रम का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ मदर्स दिया था। 11 साल में पहली बार किम ने उत्तर कोरिया में गिरती जन्म दर को देखते हुए महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई। किम ने महिलाओं से न सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की, बल्कि ये वादा भी किया कि जो ऐसा करेंगी उन्हें कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार कई बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को घर और खाने की सुविधा देगी। मेडिकल फैसिलिटी में विशेष प्राथमिकता मिलेगी। यही नहीं, उन माताओं को सब्सिडी और इलाज में टॉप प्राथमिकता मिलेगी जिनके सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। किम की अपील की गंभीरता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया पर भी ये वीडियो शेयर किया गया, जो अब पूरी दुनिया में चर्चा में है। वैसे किम जोंग का हाल यह है कि अगर ये छींकते हैं तो इनकी जनता को जुकाम हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या इमोशन से होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि किम के आंसू के पीछे की वजह क्या है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक एक गरीब देश के तौर पर नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 1.6 जन्म दर है, जो बेहद कम है। ये अफ्रीका देशों की तुलना में आधी है, जबकि उनकी स्थिति काफ़ी हद तक एक जैसी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बर्थ रेट 2.1 तक पहुंचना जरूरी है। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर में लगे प्रतिबंध की वजह से उत्तर कोरिया को भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। यहाँ करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखमरी से पीड़ित हैं। ऐसे में उनके लिए ज़्यादा बच्चों को जन्म देना और उनका पालन करना चुनौती है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के भी मामले बढ़े, जिससे जन्म दर प्रभावित हुई। वैसे आपको बता दें कि कम जन्म दर और घटती जनसंख्या कई देशों के लिए मुसीबत बनती जा रही है, इसमें रूस और चीन भी। 5 दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। पुतिन ने कहा कि महिलाएं कम से कम 8 बच्चे पैदा करें और बड़े बड़े परिवारों को आदर्श बनाएं। पुतिन ने यह भी कहा कि आज छोटे परिवारों की वजह से देश में जनसंख्या संकट बढ़ रहा है। पुतिन ने जो कुछ कहा आप वो सुनिए। наших народов
शुक्र है कि हमारे परिवारों में अभी भी कई जनरेशन वाली मजबूत परंपरा है जिसमें 4, 5 और उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे। आप याद करिए हमारी दादी और परदादी को, जिनके 7, 8 और उससे भी ज्यादा बच्चे होते थे। हमें उस परंपरा को फिर से शुरू करने की जरूरत है। ऐसी अपील 1 महीने पहले शी जिनपिंग भी चीन के लोगों से कर चुके हैं। उन्होंने चीन की महिलाओं से शादी करने और बच्चे पैदा करने की अपील की है, क्योंकि चीन में महिलाएं शादी करने से बच रही हैं और इस वजह से बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब राजनीति की उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसमें कई सरप्राइज छिपे हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदारों की अगर बात करें तो तीनों ही राज्यों में कई नामों की चर्चा है। इस वक्त दिल्ली से लेकर भोपाल और जयपुर तक 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए राज्यों के पुराने दिग्गज नेताओं को तरजीह मिलेगी, या फिर दूसरा सवाल, बीजेपी नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएगी जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और गुजरात में किया। इन सवालों के बीच सोर्सेस के आधार पर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद पांडे ने बड़ी खबर दी है। सूत्रों के मुताबिक तीनों राज्यों में सब कुछ नया होगा, यानी बड़ी संभावना है कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए सीएम को, नए नेताओं को सीएम बना सकती है। इसके सियासी मायने क्या है? सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे पुराने नेताओं की जगह अब नए चेहरों को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा? वैसे आखिरी वक्त तक कोई बता नहीं सकता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसलिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या राजस्थान में वसुंधरा राजे, दोनों एक्टिव हैं। दोनों नेताओं ने आज क्या किया, आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले जब ये सांसद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो खूब हंसी मजाक हुआ। सांसदों के इस्तीफे के बाद अब एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री इनमें से ही चुना जाएगा? वैसे सीएम कौन होगा? इस सवाल पर चल रही चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। वो आज छिंदवाड़ा पहुंचे। सवाल पूछे जा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के दावेदार दिल्ली का टिकट कटा रहे हैं, ऐसे में शिवराज ने दिल्ली जाने के बजाय राज्य में अलग अलग हिस्सों की यात्रा क्यों शुरू कर दी? जिस वक्त मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के संभावित दावेदार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही जनता के बीच हैं। आज शिवराज ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 की शुरुआत की। टारगेट है लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतना। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 पूरा करने के इरादे से शिवराज कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे, जो आजादी के बाद से अभेद्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से सिर्फ छिंदवाड़ा ही था जहां बीजेपी नहीं जीत पाई। अब शिवराज कह रहे हैं कि वो छिंदवाड़ा जिताकर मोदी जी को 29 सीटों की माला पहनाएंगे। मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। शिवराज के छिंदवाड़ा जाने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सारी सीटें जीतने का भरोसा दे रहे हैं। शिवराज जानते हैं कि केंद्र का फोकस लोकसभा चुनाव पर है, लिहाजा वो 24 की तैयारी में लग गए हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या शिवराज ये सब केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद छिंदवाड़ा में लाडली बहना कार्यक्रम सोच समझ कर रखा गया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं राज्य का दौरा करता चला गया। सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पर इतना फोकस क्यों करते हैं? दरअसल छिंदवाड़ा वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी जीत नहीं पा रही है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को हार मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एमपी की 29 में 28 सीट जीती, लेकिन छिंदवाड़ा में हार गई। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ लोकसभा का चुनाव जीते। आज़ादी के बाद से अब तक छिंदवाड़ा में कांग्रेस सिर्फ एक बार 1997 में लोकसभा उपचुनाव हारी है। हालांकि अगले ही साल यानी 1998 में कमलनाथ ने यह सीट वापस छीन ली। 1980 के बाद से पिछले 43 साल से छिंदवाड़ा में कमलनाथ का करिश्मा चल रहा है। मजे की बात यह है कि छिंदवाड़ा जाने से पहले 2 दिन पहले शिवराज ने कमलनाथ से ही मुलाकात की। कमलनाथ उनके घर आए, उनको गुलदस्ता दिया, अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराया। शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा क्यों गए, ये सवाल मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा ने थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवराज सिंह चौहान से पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद देखें। विधानसभा चुनाव में विजय के बाद एकमात्र लक्ष्य हमारा 2024 की तैयारी करके लोकसभा का चुनाव जीतना, क्योंकि मैं मानता हूं देश के लिए मोदी जी आवश्यक हैं। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक ही मैंने संकल्प दिलाया और वो संकल्प ये है कि छिंदवाड़ा सीट भी इस बार हम जीतेंगे। मिशन 29, मिशन 29 हमने प्रारंभ कर दिया। मतलब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है। शिवराज जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ को चुनौती देने नहीं गए थे, बल्कि ये बताने गए थे कि अगर आप ही मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर ये सीट भी आ जाएगी। अब कहने वाले क्या कहते हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करता। देखिए, ये बहुत स्तरहीन सोच होता है कि मैं ये बनूंगा। मैं बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा मिशन, मतलब मेरी पार्टी तय करेगी कि मैं क्या करूं। जो सवाल मध्य प्रदेश में पूछे जा रहे हैं, वही सवाल राजस्थान में भी है कि मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से वसुंधरा राजे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया। थोड़ी देर बाद वसुंधरा दिल्ली के लिए निकलेंगी। वसुंधरा राजे दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। राजस्थान के नतीजों के बाद से वसुंधरा राजे लगातार एक्टिव हैं। कल और परसों वसुंधरा ने 40 विधायकों से मुलाकात की। हालांकि आज वसुंधरा कैंप खामोश रहा। वसुंधरा राजे के दिल्ली आने की खबर से पहले बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के बाद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें फोन किया। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा से जयपुर में विधायकों के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछा गया कि जयपुर में क्या चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा ने कहा कि उन्हें पार्टी की लाइन और अनुशासन के बारे में पता है और वो पार्टी अनुशासन का पालन करती है। 3 राज्यों के सीएम को लेकर लगातार बीजेपी चर्चा कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की करीब 1.5 घंटा मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श हुआ। कल भी 4 घंटे से ज्यादा बैठक हुई थी। लेकिन अब बात लोकसभा की, जहां आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर जमकर बहस हुई। करीब 6 घंटे तक चली चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कश्मीर के बहाने जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने पंडित नेहरू के पुराने बयान को कोट करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उनकी गलतियां गिनाई, जिस पर सियासी संग्राम चल। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर अब भारत का हिस्सा। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है।
इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। गृहमंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। दिन भर चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो। एक दिन भर हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आज़ाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास ना होता। इन विधेयक से पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचने वाला है, ये समीकरण समझिए। पहली बड़ी बात, पूरे जम्मू कश्मीर में कुल 114 सीटें हो जाएंगी। इनमें जम्मू कश्मीर की 90 और पीओके की 24 सीटें शामिल हैं, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई। दूसरी बड़ी बात, विधानसभा में पहले 2 मनोनीत सदस्य होते थे, जो अब बढ़कर 5 हो गए, जिनका मनोनयन एलजी करेंगे। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें और पीओके के लिए 1 सीट आरक्षित होगी, यानी यहां फोकस पीओके पर है। पहले पाक अधिकृत कश्मीर की भूमिका नहीं होती थी। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बिल के जरिए जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई। पहले जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें थीं, अब यह संख्या 43 हो गई, यानी 6 सीटों में इजाफा हुआ है। तो वहीं कश्मीर में 46 सीटें थीं, जो बढ़कर 47 हो जाएंगी, वहां 1 सीट बढ़ाई गई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी समेत सहयोगी दलों के नेता शामिल। सुखदेव सिंह मर्डर की जांच एनआईए करेगी, राजस्थान के राज्यपाल ने दिया भरोसा। सुखदेव गोगामणि की हत्या को लेकर आज दिन भर उबलता रहा राजस्थान। समर्थकों ने जयपुर समेत कई जिलों में किया प्रदर्शन। सचिन, विराट, अमिताभ बच्चन को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मिला न्योता। 7,000 लोगों को निमंत्रण, जिनमें 3,000 वीवीआईपी कार सेवकों के परिजन भी आएंगे। लखनऊ में 50 से ज्यादा अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, कुकरेल किनारे अवैध कब्जा हटाया गया। बिहार के आरा में बैंक से 16 लाख रुपए लूटकर भाग गए बदमाश। एसएसपी समेत कई पुलिस वाले 1.5 घंटे तक बंदूक ताने सरेंडर करने की अपील करते रह गए। पटना के बिहाटा में ट्रैक पर प्रदर्शन के दौरान आई ट्रेन को आता देख प्रदर्शनकारी हटे, लेकिन संयोजक पटरी के बीच लेट गए। ऊपर से 10 बोगियां निकली। पंजाब के अमृतसर में बीच बाजार चली गोली, एक सब्जी बेचने वाला हुआ जख्मी, पूरे इलाके में दहशत। तूफान मिचोंग के गुजर जाने के 24 घंटे बाद भी चेन्नई में तबाही, 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट भी बंद।